चौथा, पांचवा या फिर छठा महीना चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फेज़ जो होता है ना बहुत ही प्यारा फेज़ होता है और ये सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन ये फेज़ जो होता है बहुत ही मतलब एक कंफर्टेबल सा फील करेगी औरत जो है। और इसमें जो परेशानियाँ उसने झेली थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने आपको बताया था ना कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना, और ये सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है चौथा, पांचवा, छठा महीना, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो क्या होता है सातवां, आठवां, नवां महीना। तो इसको हम जो है ना जो फेज़ जो होता है ना 9 मंथ का, उसको 3 जगह हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हमने आपको बता चुकी है कि ऐसा ऐसा होता है, और फिर थर्ड वाला हम बताएंगे आगे चल करके। तो अभी हम फिलहाल जो आपसे बात कर रहे हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर की है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फेज़ में आपके जो बेबी है ना उसका डेवलपमेंट बहुत ही फास्टेस्ट होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं माँ को भी ध्यान रखना पड़ता है और डॉक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है अपने पेशेंट के लिए। तो हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कि एक गोल्डन पीरियड है, इसमें माँ को तरह तरह की जो परेशानियाँ होती थी उससे निजात मिल जाती है। तो उसमें इसको क्या कुछ मतलब जब फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है बेबी की, तो आपको क्या क्या मतलब वो करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिसको मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें देखिए, एक तो सबसे पहले ये हुआ कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब ग्रोथ हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर माँ दुबली पतली कमज़ोर और बिल्कुल ऐसी है, ना ढंग का दवा इलाज कर रही है और ना खाने पीने की तरफ ध्यान है, तो क्या होगा? क्योंकि ये वाला जो फेज़ होता है ना, इसमें बच्चा सारी चीज़ें माँ से ही तो लेता है। और ये वाला फेज़ क्या मतलब जब तक वो दुनिया में नहीं आएगा जब तक वो आपसे ही लेगा। तो ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी हो, आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, खाएं पिएं अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो स्ट्रेस है ना जो ये दुनिया देती रहती है ना हर वक्त, उससे दूर रहना। और इसकी तरकीब यह है कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर वो आपसे कुछ उल्टी सीधी बात भी करें तो इस कान से सुनो और इधर से निकाल दो। क्योंकि देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर कुछ बात हो भी जाए ना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये नहीं होगा कि हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ये गलती थी, तुमने ये खा लिया, तुमने वो खा लिया, तुम ऐसे सो गई, तुम सफ़र पे चली गई, मतलब पूरा इल्ज़ाम फिर आप ही के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद अपनी केयर करें। समझ रहे हैं आप? तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि इसमें बेबी की बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो हमें ये ख़्याल रखना है कि हर तरह से हम अपने बेबी की हेल्प करें। आप अच्छा सा खाएंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कह दिया कि अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाया है, अब करना क्या है। और अगर डॉक्टर वो फालतू में पैसा लेने के लिए सोनोग्राफी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि इसमें डॉक्टर अगर ज़रूरत समझेगा तो वो आपको बार बार भी बुलाएगा। हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे फ़र्ज़ किया कि आपको एबॉर्शन हो जा रहे हैं, बार बार सेकंड ट्राइमेस्टर में घुसते ही एबॉर्शन हो जा रहा है, या ब्लीडिंग होने लग रही है, या कोई और मतलब बच्चे के अंदर कमी हो जा रही है। तो अगर आप डॉक्टर से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपको क्या पता? ये तो ब्लाइंड प्रोसीजर है, वो बच्चा आपके अंदर है। किसी के कहने से क्या होता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि हमेशा जैसा डॉक्टर एडवाइस करे आपको उसी पर ही अमल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी का जो ये फेज़ होता है ना, सेकंड फेज़ जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, ये 13 वीक से लेकर के 27 वीक तक होता है।
तो ये बहुत ही खूबसूरत मतलब जैसे कहना चाहिए ये फ़ेज़ होता है। इसमें जो परेशानियाँ औरत को पहले होती थी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, खाना पीने का दिल नहीं चाह रहा, पानी पी रहे हैं तो पानी तक से मतलब आपको वॉमिट आ जा रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी है, आप एक जगह चुपचाप ऐसे करके पड़े हुए हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है और आपको हर चीज़ें महक आ रही है। आप कहीं भी ना घूमने फिरने लायक भी नहीं बचे हैं, ना आप मेकअप कर सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं और ना आप मतलब किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं करता है। तो इस फेज़ में आप उन सब चीज़ों से बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और आप घुस जाते हैं सेकंड फेज़ में। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड। तो ये गोल्डन पीरियड जो होता है इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि बच्चा भी इसमें टिक जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा नहीं हो जाता है कि वो उसका साइज़ बड़ा हो जाए, वो टिक जाता है। मतलब ये नहीं है कि आपको लेटने उठने बैठने में दिक्कत होने लगे तो आपको फिर परेशानी होने लगे, वो आएगा थर्ड वाले फेज़ में। लेकिन अभी जो ये वाला पीरियड है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एहतियात तो लाज़मी है, आपको ज़रूरी एहतियात करनी है। तो मतलब बहुत उसमें आप एहतियात के साथ ये वाला फेज़ गुजार सकते हैं। खा पी सकती हैं अच्छे से, जो भी आपका मन करे खाएं पिए, और जहाँ भी आपकी मर्ज़ी आए जा सकती हैं, मिल सकती हैं, बातें कर सकती हैं लोगों से। और क्योंकि इसमें आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाता है और आपको भूख भी बहुत लगने लगती है। आपका मन करता है अंदर से कि मैं ये खाऊं, वो खाऊं, कुछ चटपटी से चीज़ें खाऊं और ये सब करूं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ख़तरा बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आप खुश हो जाएं कि गोल्डन पीरियड है कि चलो भैया आप तो चाट पकौड़े खाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे और ये खाएंगे वो करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा, आप ही को ही दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि गोल्डन पीरियड है तो आप कुछ भी कर लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब ये फेज़ ऐसा है कि इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे पहले परेशानी होती रहती थी कि कभी आपको उल्टी आ रही है, कमर दर्द हो रहा है और कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा है, चक्कर है और ये फिर वीकनेस हो रही है, इससे आप निकल जाते हैं। तो लेकिन रहना वैसे ही है, थोड़ा सा एहतियात के साथ। जो भी चीज़ आप करें या खाए पिए तो अपने घर की ही, मतलब जो होममेड है, जैसे जूस पी रहे हैं या अगर आलू टिक्की है या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप खुद घर में अगर कोई कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने आप प्रिपेयर करके अपने लिए खा सकते हैं, बना सकते हैं। और हाँ, ये है कि आप कभी कभार बाहर का ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रा देख ढक के। ये नहीं है कि मुझे सड़क चलते वेंडर्स खड़े रहते हैं लेकर के आपने खा लिया पी लिया, तो वो आपको नुकसान कर देगा। अच्छा, ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ये आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही सेफ पीरियड होता है और इसमें बच्चा जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। तो उसे अच्छी मतलब आग अगर आप अच्छे से खाए पिएंगी, आपके अंदर ताकत होगी, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी और आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, तभी तो बच्चा आपसे लेकर के ग्रो करेगा। और अगर आप ही एनेमिक हैं और आपकी हड्डियां बोल रही हैं और टटर पटर कर रही हैं तो क्या होगा, बच्चे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको कैल्शियम की अच्छी डोज लेनी है, इसके अलावा आयरन टैबलेट लेनी है और इसके अलावा साथ में प्रोटीन पाउडर जो डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको लेना है, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी रहे। और क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि जब बच्चा जो है ना बहुत तेज़ी से आपसे ही ले रहा होता है, जितनी रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो आपसे लेता है। तो क्या होता है, तो अगर आप अच्छे से नहीं खाएं पिएंगे तो फिर वो बच्चा तो जाहिर सी बात है वो वीक पैदा होगा या फिर मतलब जल्दी पैदा हो जाएगा, या मतलब और बहुत सी बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर कुछ कमियां हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इस वक्त बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कुछ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में आकर के वो भी बंद कर दी जाती है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी का ये सोचे बिना कि वो मेरा ध्यान रखेगा या वो मेरा ध्यान रखेगी, खुद अपने लिए, समझ रहे हैं ना, अपने लिए खड़े होना है और खुद अपना ध्यान रखना है। तो ये फेज़ जो होता है इसमें बच्चे का जो वज़न होता है वो 150 ग्राम से लेकर 1 किलो तक बढ़ता है। तो इस वक्त जो है बच्चे की बोन्स बनती हैं, खून बनता है और बहुत से मतलब वो उसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट तो जाहिर सी बात है होगी बच्चे को और वो आपसे लेगा वो।
तो इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो तो आप लेंगे ही लेंगे, और साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे। हाईली प्रोटीनस डाइट लेंगे, जिसमें आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज लें, बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं खाते हैं तो फिर आप जो दालें लें, पनीर लें, दूध लें, दही लें और मछली लें, और मतलब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। कब्ज़ नहीं होने देना है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इससे होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, बच्चे को भी दिक्कत आएगी। और दूध पिएं, दूध में वो जो भी आपको पाउडर दे वो डाल करके पिएं। और इसके अलावा आप शेक पी सकते हैं, कुछ भी आप मतलब जूसी फ्रूट्स लें, नारियल पानी लें। और मतलब ये कि आप जितना हो सके आप जो है अपने ऊपर ख़ास ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और आपके अंदर किसी चीज़ की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि उधर जो बच्चा पल रहा है आपके ऊपर, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए अपनी डाइट का ख्याल रखना है और किसी भी किस्म की अपने खाने के ऊपर कमी नहीं करनी है। और कोशिश ये करना है कि नींद आपको बहुत अच्छी लेनी है। ये नहीं है कि और अटपटी सी नींद ले रहे हैं, उठ गए सो गए जगह। जब ये फेज़ बहुत नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना एक रूटीन बना लें कि इतने टाइम हम खा पी करके अपना सो जाएंगे और कम से कम 7-8 घंटे की नींद पूरी लेंगे। तो और फिर दूसरी बात है कि जब आप लेटें तो उल्टी करवट लेटें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें ना बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत आराम से ईजीली उसको सप्लाई मिलती है। तो आप जो है इस बात का भी ध्यान रखें और टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। किसी भी किस्म की अगर कोई टेंशन है वो जो सभी को होती है, उससे बिल्कुल दूर रहें। तो देखिएगा आपका ये फेस कितना खूबसूरत गुजरेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुके हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो वैक्सीन दी जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में दिया जाता है। वैक्सीन है डीपीटी, ये देते हैं, और इसके साथ ही फ्लू वैक्सीन भी पेशेंट को दी जाती है। और इसके अलावा कुछ टेस्ट भी अपने पेशेंट का हम कराना पड़ता है, जिसमें कि हम जैसे थायराइड का टेस्ट करा करके देखेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा करके देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है। और पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब CBC आपको ये भी करा कर देखना होगा कि हमारे मरीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर उसी हिसाब से मतलब टेस्ट वगैरह होंगे और कुछ मेडिसिन वगैरह बढ़ा करके उसको सबसाइड किया जाएगा। फिर इस तरह से आपका सेकंड ट्राइमेस्टर जो है आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर आपकी अब तक सोनोग्राफी नहीं हुई है तो इस फेज़ में आपको अपनी सोनोग्राफी ज़रूर करानी है, ताकि हमें बेबी के बारे में पता चल सके कि अंदर बेबी किस तरह से डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप इस फेज़ में, जाहिर सी बात है, अब जब धीरे धीरे करके वेट बढ़ेगा, बेबी का बढ़ेगा, और आप जाहिर सी बात है आपका वेट भी आधा से 1 किलो बढ़ेगा, तो क्या होगा? तो इसमें आपके हो सकता है कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप लेटेंगे तो पिलो रख लें अपने पैरों के नीचे। या अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपको खड़े होने वाली जॉब है, तो कोई ऐसी मतलब कोई स्टॉकिंग जो होती है ना, जो कॉम्प्रेशन डाले, आपके दबाव डाले, उस तरह की स्टॉकिंग मेडिकल स्टोर से लेकर के पहने, और ताकि वो आपकी जो है उसको ज़्यादा आपके पैरों पर जोर ना पड़े। इसके अलावा अपने पैरों की मसाज करा सकते हैं, अपने पैरों को पानी में डाल करके हल्का सा थोड़ी सी काई कर सकते हैं। फिर मसाज जब होगी तो वो नीचे की तरफ ना करें, बल्कि पैर को ऊपर की तरफ ले जा करके अपने पैरों की मसाज करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक ही जगह पर आप बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप बस बैठी हुई हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, थोड़ी प्राणायाम करना है। इसके अलावा कैगल्स एक्सरसाइज हैं वो थोड़ा बहुत करना है। इसके अलावा आप थोड़ा चल फिर सकती हैं, और थोड़ा अपने को ठीक ठाक रखने के लिए आप पार्क में बैठ गए, थोड़ा सा अपना माहौल चेंज कर सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आप खाली अपने लिए नहीं
बच्चे को जिस माहौल में पालेंगे, अगर आप स्ट्रेस वाले माहौल में पाल रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप ही स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका बच्चा भी उस चीज़ को ले रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में भी बताया था कि बच्चा सुनने लगता है, तो आपको अपने बच्चे से थोड़ी बहुत बात भी करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं करने आए, जैसे कि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि बहुत हैवी कोई चीज़ नहीं उठाना है। जैसे आपने पानी से भरा हुआ मटका जैसे गांव वगैरह में सर पे लेकर के आपको नहीं जाना है, मतलब वेट नहीं बहुत ज़्यादा होना है। बाल्टी है, अब चलो एक आध दो चार कपड़े हों उसके अंदर तो आप उठा लें, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे ख़ानदान भर का कपड़ा धोया और लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जितना आपके पेट पे जोर पड़ेगा ये आपके लिए नुकसान दे साबित हो सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, या कुछ और परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, जैसा कि मैं आपसे बता रही हूँ कि आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है। बिल्कुल सीधे ऐसे करके चित नहीं लेटना है, करवट ले करके लेटना है, ताकि इससे आपका बीपी भी ठीक रहेगा और बच्चे को सर्कुलेशन भी अच्छे से मिलेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा, वो औरतें जो मतलब जिनके पास एक बेबी है, दूसरा ट्राई कर रही हैं और या तीसरा ट्राई कर रही हैं, जो भी है, तो उसमें जो बच्चे के मूवमेंट होते हैं उनके अंदर वो महसूस हो जाते हैं कब 13th वीक में, मतलब जब शुरुआत में ही पता चलने लगता है, उसको कहते हैं हम क्विकनिंग। क्योंकि वो उनको तो पता है ना कि किस तरह से, मतलब वो जब फर्स्ट बेबी हुआ होगा तो उन्हें पता है कि क्विकनिंग कैसे होती है, बच्चा कैसे मूव करता है, क्या करता है। तो इसलिए उनको जब सेकंड या थर्ड जो भी हो रहा होता है उन्हें पता रहता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं तो उनमें ये जो है कभी कभी 20 से 24 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना है कि अरे उसको तो 13-14 हफ्ते में, 16 हफ्ते में ही पता चल गया, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो अब आपका जब ये हो जाएगा तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट आप दोबारा से प्रेग्नेंट होंगे तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा, और वो पहले जैसे उनके साथ हो रहा है 16 वीक पर, तो वैसे ही आपको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये मतलब वही है, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अरे वो तो पहले भी हुआ था, तो इसलिए आपको मालूम है। और इसमें अगर आपका साथ होगा भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि नॉर्मल सा कुछ होगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब बात आती है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको अपने स्किन की देखभाल कैसे करनी है। क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, आपका पेट बढ़ेगा, तो वो स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे और वो गंदा लगेगा, काला काला सा और इस तरह से। तो इसलिए आपको अपनी स्किन को पहले से ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जैसे ही आप शुरू से ही इसको लगाना शुरू कर दें, मतलब जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा थोड़ा अपने पेट पे मॉइस्चराइज करके रखें, ताकि वो वक्त आते वक्त मतलब इतना ज़्यादा, मतलब उसके अंदर मतलब स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहे कि किसी किस्म के दाग धब्बे ना पड़े। और अगर पड़ जाते हैं तो देखिए आपको पहले मॉइस्चराइज करके रखना है, फिर एक वक्त आपको ऑयल लगाना है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप बॉडी बटर लगा सकते हैं अपने बॉडी पे। और साथ में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये ये जो होता है ना मेलाज़्मा, झाइयाँ भी पड़ जाती हैं। अमूमन ये होता है कि ये खून की कमी से होता है और प्रेगनेंसी के वक्त आ जाती है, तो इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना है, वो अमूमन चली जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो केयर आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप सनस्क्रीन लगा करके रखें, क्योंकि अभी आप कोई हैवी मेडिसिन क्रीम वगैरह अपने अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो इसलिए अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सनस्क्रीन वगैरह लगा करके रखना है। और ये नहीं है कि आप कोई पील करने लगे या फिर कोई रेटिनॉल वगैरह लगाने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई हेयर कलर अभी नहीं लगाना है। अगर लगा भी रहे हैं तो देखिए मेहंदी वगैरह लगा लें तो वो और बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर अमोनिया मिला हुआ है या कोई और केमिकल है जो आपको नुकसान करेगा और आपके बेबी को भी नुकसान करेगा। इन सब चीज़ों से आपको मतलब थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब परफ्यूम वगैरह या कुछ ऐसी क्रीम या कोई ऐसा मतलब मॉइस्चराइज़र जिसमें इतनी ज़्यादा महक हो, इस सब से भी आपको दूरी बना करके रखना है। और बस इतना ही है कि
याद रखिए कि जब आप जो भी चीज़ अपने ऊपर करेंगे, ये समझ लीजिए कि जो बच्चा आपके अंदर पल रहा है वो उस पर भी इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने खान-पान पर ध्यान दें, अपनी मेंटल स्ट्रेस है या कुछ भी अपने दिमागी कुछ भी परेशानी है उससे दूर रहें, खाना-पीना अच्छा करें। अपने चेहरे पे या उसमें कहीं भी जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं उस पे भी ध्यान दीजिए। या कोई ऐसी आपने जैसे कोई चीज़ ऐसी लगा ली, ऐसा कोई परफ्यूम या इत्र या कोई आ गया आपके यहाँ पूरी बॉटल उलट करके, आप वहाँ बैठे हो, या फिर स्मोकिंग है, या मतलब कुछ भी जो आप इनहेल करोगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, और आपके लिए नुकसानदेह होगा तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ भी कुछ आप इस तरह का देखें ना, तो वहाँ से आप हट जाएं, ना कि आप वहीं पर बैठे रहें और अपने अंदर इनहेल करते रहें और अपने साथ साथ अपने बच्चे को का भी नुकसान करें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको अपनी मतलब जो मॉइस्चराइज़ करोगे ना आप अपनी बॉडी को, तो उसके साथ आपको अपने निपल का भी, ब्रेस्ट का भी मतलब ध्यान रखना है, उसको भी मॉइस्चराइज़ करना है, ख़ास निपल को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। क्योंकि अब ये फेज़ जो है सेकंड के बाद थर्ड आएगा, फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा। तो आप जब बच्चा सक करेगा ना, तो आपकी जो क्रैक ना पड़े, इसलिए आप पहले से इंतज़ाम करके रखें और उसको निपल को भी आप मॉइस्चराइज़ करें और साफ़ सुथरा रखें, ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन आपके निपल पे ना आए या कोई जम्स वगैरह ना आए, जिससे कि आपको आगे चल कर के परेशानी हो। अच्छा, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जिनके अंदर मतलब अबॉर्शन पहले हो चुके हैं 2-4, तो इस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर जो हैं सर्वाइकल स्टिच भी डालते हैं। उसको मतलब उसके रास्ते को रोक देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्री टर्म लेबर में पेशेंट पहुंच जाए और अबॉर्शन हो जाए और ये सब। तो इस वजह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ होता है, और डॉक्टर जब इसको एडवाइस करते हैं तो उससे फ़ायदा भी होता है। और फिर उसके बाद इसमें अक्सर कहा यह जाता है कि बहुत से पेशेंट को मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट भी बताया जाता है कि आप बेड रेस्ट करें, तो वो आपके लिए आपके सेहत के लिए और आपके बेबी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, बहुत ही प्यारा फेज़ तो होता ही है, इससे बच्चा आपको सुनता भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 5 से 10 मिनट आप अपने बच्चे से बात करें, ताकि वो आपकी आवाज़ सुने और उससे यूज़ टू हो कि मैं माँ से बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा बहुत लाइट सूदिंग म्यूज़िक भी आप लगा सकते हैं कि जिससे आप खुश होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी सुनेगा तो वो भी खुश होगा। या फिर आप और जो भी मतलब कुछ बेहतर, ये नहीं है कि आपने कुछ लड़ाई झगड़ा और स्ट्रेस और इसमें घुस गए आप, तो इससे आपका बच्चा खुश होगा, उससे ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे उसको नुकसान ही होगा। तो आपको इस तरह से काम करना है अपने बच्चे के लिए। और इसके अलावा आपको टेंशन फ्री रहना है किसी भी किस्म की, हर वक्त थोड़ा बहुत कुछ आप पानी, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। अब ये वक्त ऐसा होता है कि बच्चा महसूस करना भी सीखता है। आप बोलोगी तो फिर वो जाहिर सी बातों से लगेगा कि मेरी माँ बोल रही है। इसके अलावा वो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ लेता है, उससे वो उसको पकड़ता है, कभी कभी अंगूठा चूसने लगता है, और कभी पानी में स्विम करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर, मतलब वो महसूस कर रहा है, अब उसे अच्छा लग रहा है। और मतलब ये सब चीज़ें बच्चा जो है अंदर करता है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें दिख जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, इस टाइम कैसे पड़ा है, कहाँ क्या कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड पकड़ा हुआ है या अंगूठा चूस रहा है। कभी कभी बच्चे दिख जाते हैं कि अंगूठा भी चूस रहे हैं। देखिए सोनोग्राफी में हम बच्चे को बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसमें बच्चे का जो ये जो बैकबोन होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होती है, और बच्चे का जो CRL है, मतलब सर से लेके धड़ तक का जो हिस्सा है वो 3.5 इंच 3.5 इंच का होता है। इसके अलावा उसकी आइज़, उसकी ये रिस्ट जॉइंट, उसकी बोन्स और ये जो आंतें होती हैं वो पहले बाहर की तरफ थोड़ी बल्ज होती है, लेकिन फिर वो अंदर चली जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, और हमें बच्चा बहुत अच्छे से दिखता है कि वो अब इस टाइम क्या कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने सेकंड ट्राइमेस्टर को बहुत ही अच्छे सेफली से आगे बढ़ाना है, ताकि हम थर्ड ट्राइमेस्टर में बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएं। जब 14th वीक होता है ना, तो उस टाइम जो बच्चे का कान नीचे की तरफ होता है ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है,
और इसके अलावा जो उसकी चिन होती है वो भी नज़र आने लगती है। और उसका जो नाक नक्शा है ना वो कि कैसा है वो हमें सोनोग्राफी में नज़र आता है, तो वो भी नज़र आने लगता है। गर्दन जो होती है ना वो भी लंबी होने लगती है और वो आवाज़ें सुनने लगता है, हर तरह की वो आवाज़ महसूस करता है। अगर एम्नियोटिक फ्लूइड अगर ठीक ठाक है, आपके में कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत अच्छे से वो उसके अंदर स्विम भी करता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कभी अंगूठा भी चूसता है, तो कभी अपनी कॉर्ड को भी पकड़ लेता है, तो कभी इधर कभी उधर, मतलब एक तरह का मूवमेंट वो करता है, अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है। जब आपका 16th वीक चल रहा होता है ना, तो इस पीरियड में बच्चे का जो ये होता है ना, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ये सब भी बन जाता है। इसके अलावा जो बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो पहले से ही मतलब बन जाते हैं लेकिन फंक्शनल नहीं होते हैं, और ना ही मतलब उनका साइज़ भी छोटा होता है इंटरनल ऑर्गन, तो वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि फिर फंक्शनल होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या फिर नर्वस सिस्टम है, या फिर बच्चे की मतलब बच्चे का मूवमेंट है, वो बहुत तेज़ तेज़ अपना हाथ पैर हिलाएगा और इधर भागेगा उधर करेगा, ये सब मतलब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो है कैल्शियम और आयरन की बहुत मतलब अपने बॉडी के अंदर कमी नहीं करनी है, ताकि बच्चे को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये होता है कि बच्चा जो है अपने जो फ्लूइड होता है, अगर वो कम होगा तो वो फंसेगा तो जाहिर सी बात है वो करवट लेगा। तो कभी कभी एक वो भी इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलते रहिए, सोनोग्राफी कराइए, और ताकि हमें देखते रहें कि आपका फ्लूइड कम तो नहीं हो रहा, या कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या मतलब कुछ और प्रॉब्लम तो बच्चे के साथ नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें, हमें बीपी भी अपना सही रखना होता है, हमें शुगर भी सही रखनी होती है, हमें थायराइड भी सही रखना होता है। मतलब ये कि हमें अपने आप को फिट रखना होता है, तभी फिर हम अपने बच्चे को अंदर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 16 वीक में बच्चे की जो आइज़ होती हैं उसमें भी मूवमेंट होते रहते हैं। देखने में तो आपको लगेगा कि उसकी आइज़ बंद है, लेकिन अंदर मूवमेंट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि काफ़ी हद तक सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा जो है डेवलप हो जाता है, और उसकी जो वो है लंबाई जो है 7 इंचेस तक पहुंच जाती है। अच्छा, जैसे जैसे बेबी अंदर मतलब उसका डेवलपमेंट होता है, तो कुछ परेशानियां औरत को होती हैं, जैसे लेग क्रैम्प्स हैं, बैक पेन है, या उसे सर दर्द हो रहा है, या मतलब उसे कुछ और दिक्कत आ रही है, मतलब लोअर जो एब्डोमेन है, नीचे वाला पेड़ू वाला हिस्सा होता है, वहाँ मतलब वज़न सा लग रहा है। तो ये सब नॉर्मल है, ऐसा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि वो जैसा भी आपके लिए बेहतर समझेगा वो आपको कोई मेडिसिन या कोई चीज़ मतलब आपके लिए एडवाइस ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको 3rd ट्राइमेस्टर में बताऊंगी कि क्या करें और क्या ना करें। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।